ओके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 6 सितंबर वर्ष 2021 और 10th H2 की एक क्लास चल रही है जिसमें हम लोग मैथ्स 1 कर रहे हैं। मैथ्स 1 में सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण चल रहा था। इसमें हम लोग कौन सा प्रश्न संग्रह कर रहे थे, याद है किसी को? वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे ना, लास्ट वाला एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे इसमें हम लोग। प्रश्न संग्रह 2.6 चल रहा था अपना। प्रश्न संग्रह 2.6, इसमें कितने सवाल हो गए थे? 2 सवाल हो गया था। चलो तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, देखो। श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। यदि संतरे के बगीचे में कुल 150 पेड़ हैं तो आड़ी तथा खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? निम्न प्रवाह आकृति के आधार पर उदाहरण हल कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो। यहाँ पर माना खड़ी कतार में x पेड़ ही उन्होंने मान लिया गया है, पहले से ही मान लिया है। अब आड़ी कतार में कितने होंगे, तो सवाल ध्यान से पढ़ो, सवाल पढ़ के ही पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या, आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। आड़ी कतार की पेड़ की संख्या हमें ज्ञात पूछा है यहाँ, और यहाँ लिखा है कि आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार से 5 अधिक है। तो खड़ी कतार से 5 अधिक, तो खड़ी कतार में हमने x माना है, तो इसलिए आड़ी कतार में x से 5 ज्यादा, यानी x प्लस 5। अब कुल पेड़ों की संख्या, कभी भी कुल कैसे निकालते हैं? आड़ी कतार की संख्या और गुणे खड़ी कतार की संख्या, दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल मिल जाएगा। तो गुणा कैसे हो जाएगा? x गुणे x प्लस 5। गुणे का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट का अर्थ गुणे ही हुआ यहाँ। अब हमें यहाँ पे वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण कैसे बनेगा? यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ कुल पेड़ों की संख्या कितनी दी है? 150 दिया है। कुल पेड़ कितने हैं? 150 दिए हैं। तो इसका मतलब ये कुल पेड़ों की संख्या बराबर 150 हो गया। ये 150 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी कुल पेड़ों की संख्या, ये भी कुल पेड़ों की संख्या है, और तो ये दोनों बराबर ही होंगे। अब इसको हल करेंगे, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x, फिर 150 वो साइड में ले लो, माइनस 150 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण बनाओ बोला था, ये वर्ग समीकरण बन गया। अब क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तरीका मैंने आपको बताया था। इधर 1 है, 1 इंटू 150 होता है। 150 का गुणनखंड ऐसा करो कि घटाने पे 5 आए, तो 15 दहम में 150, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 15 बचा, माइनस 10 कॉमन, तो फिर से x प्लस 15 बराबर 0। x प्लस 15 कॉमन है, देखो, तो x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? x माइनस 10 बच जाएगा, और ये बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, मैं नोटबुक में हल करता हूँ। चलो,
देखो नोटबुक में माना खड़ी कतार के पेड़ की संख्या x माना था। खड़ी कतार में पेड़ की संख्या x दिया गया था। अब क्लियर दिख रहा है ना? फिर खड़ी कतार में x दिया था, आड़ी कतार में 5 ज्यादा कहा गया है, तो आड़ी कतार में पेड़ की संख्या खड़ी कतार से 5 ज्यादा है, तो यानी x + 5 हो गया। कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या यानी x × x + 5, और कुल पेड़ों की संख्या कितना है? 150 है ना? 150 भी है, तो ये दोनों कुल पेड़ों की संख्या ही है, तो दोनों बराबर हो गए। तो x × x + 5 = 150, गुणा कर देंगे तो x² + 5x 150 लेफ्ट में ले लो = 0। x² 150 का गुणनखंड घटाने में 5 आना चाहिए, तो 10 × 5 सॉरी 15 दहम हाँ 15 दहम 150, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ x है तो दोनों तरफ x हो जाएगा, तो हो जाएगा 15x - 10x - 150 = 0। x कॉमन, x + 15 - 10 कॉमन, x + 15 = 0। अभी क्या हो जाएगा? x + 15 कॉमन, x - 10 बचा = 0। तो x + 15 = 0 या x - 10 = 0। x = -15 होगा या x = 10 होगा। लेकिन x क्या है क्या? ये पेड़ों की संख्या है x, तो कभी पेड़ों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। सारे पेड़ भी अगर कट जाएं तो भी पेड़ की संख्या 0 हो सकती है, लेकिन माइनस तो कभी नहीं हो सकती। तो x कैन नॉट इक्वल टू -15, है ना? तो x -15 नहीं हो सकता, इसलिए x क्या होगा? इसलिए x बराबर 10 ही हो सकता है। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या लिख देंगे? यहाँ पे पूछा क्या था? देखो x का मान पूछा था, तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया 10, x का मान 10 आ गया। फिर खड़ी कतार में कितने पेड़? तो खड़ी कतार में हमने x माना था और x 15 आ गया, तो इसलिए खड़ी कतार में 15 पेड़। फिर आड़ी कतार में 5 ज्यादा हैं, तो खड़ी कतार में 10 पेड़ हम लोग लिख रहे हैं, तो आड़ी कतार में 10 + 5 यानी 15 पेड़ हो जाएंगे। सवाल समझ में आया बेटा? तो आगे बढ़ते हैं, चलो चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल क्या है? विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 हो, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो विवेक बड़ा है तो किशोर को x मान लेते हैं, तो विवेक x + 5 हो जाएगा। माना किशोर की वर्तमान आयु x, तो विवेक 5 वर्ष बड़ा है, तो विवेक की आयु x + 5 हो जाएगी। समझे कि नहीं? चौथा सवाल, माना किशोर की वर्तमान आयु बराबर x, इसलिए विवेक की वर्तमान आयु तो विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये हो जाएगा x + 5। आगे क्या दिया है?
इनके गुणात्मक प्रतिलोमों का योगफल 1/6 है, तो दोनों के गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लो। तो x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? x का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/x। ऐसे ही विवेक की x+5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? x+5 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा 1/x+5। अब आगे क्या दिया है? दोनों का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल दिया। आगे क्या दिया है कि गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6 है, मतलब इन दोनों का योगफल 1/6 है। तो 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/6। तो अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करेंगे, सब जितने भी बटे हैं सब खत्म करना है। तो देखो x नीचे है तो x से गुणा करना पड़ेगा, x+6 भी नीचे है तो उससे भी गुणा करना पड़ेगा, 6 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो x इंटू x+6 इंटू 6 इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 6x+6 बचेगा। यहाँ पर x+6 कैंसिल हो जाएगा तो 6x ही बचेगा। यहाँ पर 6 कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू x+6 बचेगा। कुछ समझा मैंने क्या किया? ये तीनों से गुणा करना पड़ेगा सब में। x इंटू x+6 मतलब किससे? x इंटू x+6 इंटू 6 से गुणा करने पर। तो यहाँ गुणा करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ x+6 इंटू 6 बचा। इधर गुणा करेंगे तो x+6 कैंसिल हो जाएगा, 6x ही बचेगा। इधर गुणा करेंगे तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू x+6 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x प्लस 6 जा 36 प्लस 6x इज इक्वल टू x² प्लस 6x। तो ये 6x कट जाएगा, तो क्या बचा? x²। ये 6x उधर ले लेना, -6x -36। देखो क्या समीकरण बन रहा है। ये इक्वल के बाद क्या है? x² है। फिर ये 6x वहां ले इस तरफ ले लेंगे तो ये -6x हो जाएगा। प्लस 36 भी ये साइड ले लेंगे तो ये भी -36 हो जाएगा। माइनस, हाँ, तो इधर सब कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। तो समीकरण क्या बन गया? x² -6x -36। क्या समीकरण बन गया? x² -6x -36 इज इक्वल टू 0। जो इक्वल टू 0 यहाँ था उसको मैंने इधर लिख दिया। अब 36 का गुणनखंड करना है, घटाने पे 6 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? लेकिन माइनस करने पे 6 आना चाहिए बेटा, और ये 36 आना चाहिए ना, 36 का गुणनखंड करना है। तो 2 से नहीं, 3 12 12 24 12 आई 36, लेकिन 12 में से 3 गया तो कितना आएगा? 9 आएगा ना। 3 से नहीं, 4 9 चौक 36, लेकिन 9 में से 4 गया तो 5 ही आएगा। 9 चौक 36 भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक गलती हुई, 1/x+5 था, इसे हमने 1/1x+6 लिख दिया। ये 5 होना चाहिए था, x+5 तो ये 6x और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी x² और ये 5x हो जाएगा। तो ये फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे समीकरण।
क्या हो जाएगा देखो, ये कैंसिल नहीं होगा अभी, अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 6x है और ये 5x है। तो ये कैसे हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 6x वहां जाके माइनस हो जाएगा, -6x, और ये भी -6x, प्लस 30 है तो वहां पे जाके -30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6x, अच्छा 5x -6x -6x, तो कितने x हो गए, 5x -6x करेंगे तो -1x, -1x -6x करेंगे तो -7x हो जाएगा। हाँ, तो -7x -30, फिर ये जो इज इक्वल टू 0 है उसको हम लोग राइट साइड में लिख देंगे, तो अपना समीकरण ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x -30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 1 इंटू 30 करेंगे तो 30 ही आएगा, 30 का गुणनखंड करो कि घटाने पे 7 आना चाहिए, तो 10 तिहाई 30, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ये 10 है तो 10x, माइनस माइनस प्लस, 3 है तो 3x, -30 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x -10 प्लस 3 कॉमन, वापस x -10 इज इक्वल टू 0। x -10 कॉमन, क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए x इज इक्वल टू -10 या x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। लेकिन ये सॉरी सॉरी ये -10 था ना, तो ये +10 हो जाएगा, ये -3, और x था क्या, x जो है किशोर की वर्तमान आयु थी, और आयु कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट इक्वल टू -3। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए किशोर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, किशोर की वर्तमान आयु हमने कितना माना था, x माना था, और x कितना आ गया, 10 आ गया है, तो इसलिए किशोर की वर्तमान आयु 10 वर्ष, विवेक की आयु 5 वर्ष अधिक है, विवेक की आयु किशोर से 5 वर्ष अधिक है, इसलिए विवेक की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 + 5 15 वर्ष। समझे कि नहीं बेटा ये सवाल, बोलो, बोलते ही नहीं आप लोग तो। चलो आगे देखते हैं, पांचवा सवाल, पांचवा क्या है, सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। मतलब पहली जो परीक्षा हुई थी उसकी अपेक्षा दूसरी परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए, कौन से विषय में, गणित विषय में। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर हो तो प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। तो जो पूछा है उसको x मान लो, हम लोग मान लेंगे, माना प्रथम जांच परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए। पांचवा सवाल में पूछा है कि प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए, तो हम लोग मान लेंगे, माना प्रथम जांच परीक्षा में
प्रथम जांच परीक्षा में x अंक प्राप्त हुए। अब आगे क्या दिया देखो, प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए थे, तो ये x+10 हो जाएगा ना दूसरी परीक्षा में। तो दूसरी जांच परीक्षा में पहले से 10 अधिक, तो x+10 अंक प्राप्त हुए। आगे क्या दिया है, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। ये जो दूसरी परीक्षा के अंक है इसका 5 गुना, यानी x+10 का 5 गुना, द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। ओके ठीक है, रुको ट्राई करता हूँ। अब ठीक है। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर हो। प्रथम जांच परीक्षा यानी कि x इसके वर्ग के बराबर हो, यही कंडीशन हुई ना, ऐसे ही समीकरण बनेगा। द्वितीय परीक्षा के अंक का 5 गुना, ये प्रथम परीक्षा के अंक के वर्ग के बराबर है। अब इसी से वर्ग समीकरण मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 5 से गुणा कर दो, 5x 5 दहा में 50 बराबर x²। तो ये x² है, 5x ये साइड ले लेंगे, -5x प्लस 50 इधर आके -50 हो जाएगा, ये हो गया 0। अब इसको सीधा कर देते हैं, 0 ये साइड लेकर देते हैं और ये समीकरण ये साइड में, x² - 5x - 5 50 इज इक्वल टू 0। 50 का गुणनखंड करना है, माइनस करने 5 आना चाहिए, तो 10 × 5 = 50 होता है ना, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 10 है तो 10x माइनस माइनस प्लस 5 है तो 5x -50 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x - 10 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन, x - 10 बराबर 0। x - 10 कॉमन, x + 5 बराबर 0। तो या तो x - 10 0 होगा या तो x + 5 0 होगा। तो x - 10 बराबर 0 या दूसरा क्या था, x + 5 या x + 5 बराबर 0। तो x बराबर 10 या x बराबर -5। तो x -5 नहीं हो सकता, क्योंकि जो परीक्षा के जो अंक हैं वो 0 होते हैं ना। किसी किसी परीक्षा में माइनस मार्क्स होते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ पर ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया है कि माइनस मार्क्स भी का नियम है यहाँ। तो x यहाँ -5 नहीं ले सकते, क्योंकि अक्सर जो अंक होते हैं वो माइनस में नहीं होते, अंक ऋणात्मक नहीं होते। तो x कितना हो जाएगा, x 10 हो जाएगा। तो x यहाँ पे क्या बोला, पूछा गया था, तो प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए। प्रथम जांच परीक्षा का अंक हमने x माना था, तो इसलिए प्रथम जांच परीक्षा में में 10 अंक प्राप्त हुए। तो ये यहाँ पर ये सवाल भी खत्म होता है। छठवां सवाल देख लेते हैं। छठवां सवाल स्टार किया है, मतलब थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होगा ये, थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या है, श्री कासम का मिट्टी के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग है।
घरेलू उद्योग है, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कासम। वे प्रतिदिन निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं, उनका फिक्स है, हर दिन फिक्स है, हर दिन की बर्तन की संख्या फिक्स है, या तो 10, अगर रोज या तो 10 बनाते होंगे या 15, कोई भी एक संख्या फिक्स है, हर दिन वो एक निश्चित संख्या में बर्तन बनाते हैं। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या से के 10 गुने से 40 अधिक होता है। यदि एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपये हो, तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य तथा एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। तो हम लोग मान लेंगे, माना प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य x है और एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या y है। जो पूछा है उसी को लेकिन यह एक ही चरांक वाला समीकरण है ना, तो y हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसको। प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य x मान लेंगे, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें एक ही हमको चरांक यूज करना है, तो कैसे इसको करेंगे? पहले तो ये मान लेते हैं, माना प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य x है। छठवां सवाल, माना प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है। अब आगे क्या और क्या पूछा है? तो एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या। तो प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या के 10 गुने से 40 अधिक है। तो ये लागत मूल्य बनाए गए बर्तन पर निर्भर है। तो एक काम करते हैं, प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या से, तो प्रत्येक दिन में बनाए गए संख्या को x मान लेते हैं। क्या पूछे? ये पूछा था ना, एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या, तो इसको x मान लेते हैं। एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। फिर बर्तन का लागत मूल्य इसके ये शर्त के अनुसार से निकाल लेंगे। तो इसलिए प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, यहाँ पे क्या दिया है? प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य बनाए गए बर्तन की संख्या के 10 गुने से 40 अधिक। बनाए गए बर्तन के 10 गुने से यानी 10x हो गया, 40 अधिक यानी +40। तो एक मान हम लोग मान लेंगे, माना एक दिन में बनाए गए बर्तन की संख्या x, मतलब रोज x बर्तन बनाते हैं। अब प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य क्या दिया था कि 10 गुने से 40 अधिक होता है। तो ये हो गया प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य और ये बर्तन की संख्या। तो एक बर्तन में इतना लागत लगती है और रोज x बर्तन बना रहे हैं। आगे क्या दिया है? एक दिन में बर्तनों का लागत मूल्य 600 रुपए है। मतलब कुल लागत कितनी दी गई है? एक दिन में एक दिन की कुल लागत कितना दिया है? 600 दिया है। अब एक दिन की कुल लागत का मतलब क्या हुआ? इनका गुणा ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि समझ जाओ, एक बर्तन बनाने में 20 रुपया खर्च होता है। एक बर्तन बनाने में कितना खर्च हो रहा है? 20 रुपया खर्च हो रहे हैं। ऐसे 5 बर्तन अगर बनाए तो कितना कुल कितनी लाख खर्च हो गई? पैसे 100 हो गया, गुणा किया ना। तो कुल लागत का मतलब इनका गुणा। तो एक दिन की कुल लागत क्या हो जाएगी? x गुणे 10x + 40।
इस हिसाब से कुल लागत इतनी हो जाएगी, और कुल लागत दिया कितना 600 है, तो यानी ये जो कुल लागत है और ये 600 जो है दोनों बराबर ही हो गया, क्योंकि दोनों कुल लागत ही है। समझे कि नहीं? हाँ, अब x के अंदर गुणा हो जाएगा 10x² प्लस 40x, 600 यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 0। 10 से गुणा कर दो तो थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अच्छा, टाइम हो गया है आप लोग का, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0। इसके आगे आप लोग कर लेना बेटा, ठीक है? मैं लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। कितने लोग थे यहाँ पर लेक्चर में? आप लोग बताए नहीं बेटा, कुछ लोग लेफ्ट भी हो गए। एक अभी 9 लोग हैं, कुछ लोग चले गए, टाइम हो गया था ना लेक्चर का। आप लोग मुझे भी नहीं याद दिलाए, मैं भी भूल गया। चलो, ये होमवर्क कर लेना बेटा, हिसाबे सवाल खुद से कर लेना, ठीक है? चलो बाय बेटा।